आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। नाजरीन, हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां जाने अनजाने में कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि हम में से कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो जाता है। हम सभी किसी न किसी मसाइल से दो चार हो जाते हैं। कोई हमें जेल भिजवाने का खौफ दिलाता है तो कभी कानून की कम मायगी, कम जानकारी खौफ में मुब्तला रखती है। मुमकिन है कि हम में से कोई ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुका हो, थक चुका हो, परेशान हो, हर तरफ से घिर चुका हो और अपना सारा सेविंग जो है इस रास्ते में खर्च भी कर चुका हो। अब तक इस मसले से निकल भी नहीं पाया हो। ऐसे में न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में वकील साहब में आप अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। कानून की तमाम तर जानकारी जो आपको चाहिए वो इस प्रोग्राम के जरिए ले सकते हैं, इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अजहर आलम साहब। अजहर साहब, आपका बहुत खैर मकदम है न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में। जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिन मसाइल से आप दहाइयों से परेशान हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहें। आपको घबराना भी नहीं है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। देखिए, अगर आपकी गलती हो गई है, आपसे गलती हो गई है तो सुधारना भी हमारा काम है, और नहीं हुई है तो उससे निकलना भी ज़रूरी है। अगर किसी मुसीबत में आप फंसे हैं, दो चार हैं और रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं कि कैसे निकलें, तो आइए आज का प्रोग्राम आपके लिए है। बस हमें कॉल करना है, अपने मसाइल हमारे सामने रखना है। हमारे एक्सपर्ट वकील साहब आपके सवाल का बखूबी जवाब देंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल करना है और हमसे जो है सवाल करना है, पूछना है। अजहर साहब, ये वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आवाम की तरफ से, ये जो है पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी तमाम तर स्पेशल कोर्ट्स, क्या केस की नौयत के हिसाब से जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है या कोई भी केस किसी भी अदालत में पेश किया जा सकता है? नहीं, ऐसा है आमिर साहब कि हर केसेस के अपने जुडिक्शन होते हैं, एरिया वाइज आप केस कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो शुरू होता है केस फाइल का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ओके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप किसी चीज़ से भी आपको ये है परेशानी है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। उसके लिए फिर ये प्रोविज़न है कि आप अपील में जाएं, उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। लोग जो केस लड़ना चाहते हैं आगे तक, हमारे सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खुला रहता है। कोई भी ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं आप, आपको लगता है कि आपके फेवर में ऑर्डर नहीं हुआ है, तो आप आगे अपील कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 32 में ये प्रोविज़न है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन मूव डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन। ओके, ठीक है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया हो, हालांकि ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ हो, एक मिसाल के तौर पे, जैसे विरासत की तकसीम है या किसी और चीज़ का मामला है, तो क्या वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, सिविल कोर्ट जाए या फिर डायरेक्ट बड़े कोर्ट जाने की इजाज़त होती है? पहले तो अगर डिस्प्यूट है भाइयों में, तो हम तो ये कहेंगे कि पहले बैठ करके आपस में उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। घर के बड़े लोग आपस में बैठ के उसको डिसाइड करें। और कोर्ट तो एक आखिरी रिसोर्ट है कि जहां लगता है कि सुलह नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद तो दरवाजे खुले हैं, फिर कोर्ट जाएं। कोर्ट अपने हिसाब से जो फैसला करेगा जिसमें हक में, वो डिसाइड होगा, वो फाइनल होगा। अगर उससे भी अगर एग्रीव्ड हैं तो फिर अपील फाइल करें। बिल्कुल। जनाब, ये जानना चाहता हूँ कि लीगल नोटिस बहुत सुना है, बहुत देखा भी है लोगों के दरमियान। जी जी। ये लीगल नोटिस क्या है, इसका क्या मामला है, क्या प्रोसेस है, और किसी को लीगल नोटिस आ जाता है तो वो क्या करे? नहीं, लीगल नोटिस समझ लीजिए कि एक केस, अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो लीगल नोटिस दे के हम दूसरी पार्टी को ये चाहते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे, उनको बताया जाए कि आपने क्या रॉन्ग किया है किसी के साथ। तो लीगल नोटिस का समझिए कि पहले स्टेज, प्री स्टेज है, लिटिगेशन से पहले का एक स्टेज होता है कि हम लीगल नोटिस देके, जैसे जनरली 138 के केस में देखते हैं, चेक बाउंस के केसेस में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कि नोटिस मैंडेटरी है। आपको एक सर्टेन पीरियड के अंदर नोटिस भेजनी है पार्टी को कि भाई आपने ये चेक दिया था, ये चेक बाउंस हो गया है, बैंक से जो रिसीट आई है
रिजेक्शन उसमें जो रीज़न दिए रहते हैं कि इनसफिशिएंट फंड या स्टॉप पेमेंट, जो भी रीज़न रहा हो, तो एक 30 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजनी है, वो मैंडेटरी है। ओके बाकी और भी इसमें कभी कभी कुछ मामले लीगल नोटिस से ही सुलह हो जाते हैं। अगर क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ हमारी ये है, तो उसके रिप्लाई देते हैं या फिर कांटेक्ट करते हैं कि ठीक है आपका हमारा ये ग्रीवांसेस है, हम बैठ के सेटल कर लेते हैं। तो कभी कभी केस से बचने के लिए भी एक रास्ता ये है कि हम लीगल नोटिस भेजें, फिर उनके रिप्लाई से भी पता चल जाता, वाजे हो जाता है कि उनके क्या नियत है या कि वो क्या चाहते हैं। ओके ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, बार बार उनको नोटिस जाती है लेकिन वो जवाब नहीं देते। तो ऐसे में जो नोटिस दे रहा है वो क्या करे और जिसको नोटिस आ रही है उसके ऊपर क्या जो है प्रावधान बनते हैं? नहीं, अगर हम नोटिस भेज रहे हैं, वो इंटेंशनली नोटिस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब कि वो अवॉइड कर रहा है जी। तो उसके लिए फिर रास्ता खुला है कि हम कोर्ट जाएं, कोर्ट में ये जो नोटिस हमने भेजा है उसका जिक्र करें कि हमने नोटिस भेजा बट दे हैव नॉट गिवन एनी रिप्लाई ऑफ दिस नोटिस। जो भी ग्रीवांसेस है आप क्लियर करें उसमें, फिर कोर्ट उनसे नोटिस भेजेगा, कोर्ट से नोटिस जाएगी उनको। ठीक है वकील साहब यहाँ पे रोकना चाहूँगा, एक हमारे साथ राब्ते पे फ़ोन पे जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी जगह किसी का केस चलता हो किसी कोर्ट में, लेकिन वो वहाँ जाने से डरता हो क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है उससे उसकी जान को खतरा है, अगर वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पर उसका कातलाना हमला हो सकता है। वो बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा है अदालत से कि ये केस किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, इस अदालत के शिफ्ट किया जाए किसी और डिस्ट्रिक्ट में। अब चाहे जम्मू में शिफ्ट हो चाहे श्रीनगर में हो, मैं केस लाने के तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, वहाँ मेरी जान को खतरा है। उस सर में क्या किया जाए मुझे बताइए सर। जी नहीं, उस स्थिति में प्रोविजन है ट्रांसफर के लिए, आप ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। अगर इंटर स्टेट हाई कोर्ट अलग अलग हैं दूसरे स्टेट में तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा कर के करें, और अगर हाई स्टेट का मामला है तो आप हाई कोर्ट में फाइल करें कि वो मेरा केस वहाँ ट्रांसफर किया जाए, हमें जान का खतरा। रीजन यू हैव टू असाइन द रीजन। ओके क्या मतलब कोर्ट के पास जो है मतलब ऐसा एक आम आदमी रख सकता है कि हाँ हम यहीं पे जो है सुनवाई चाहते हैं, समाअत चाहते हैं, अगर हम जम्मू में जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ केस में इनके जो इन्होंने प्रेजेंट किया है अपना केस, अगर इसमें ये सच्चाई है और ये शो करते हैं कि हाँ हमारे पर कोई हमला हुआ या हमें थ्रेट दिया गया और इन्होंने कोई रिटन कंप्लेंट पहले से फाइल की हुई है थाने में, तो इसको कोर्ट देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ सही बात है तो वो उस हिसाब से केस ट्रांसफर करेगा। ठीक है जनाब, मैं ये जानना चाह रहा था, नोटिस की बात हो रही थी, ये तो एक लीगल नोटिस हो गए जो एक मतलब छोटे पैमाने पे है, इससे बड़े पैमाने पे जितने भी नोटिस होते हैं उसके बारे में भी हमें आवाम को बताइए, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात करना चाहेंगे। हेलो। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रियाजुल्लाह। जी बताइए। मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी। हमारे वालिद को 2 बीवियाँ हैं। ओके। हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। अब प्रॉपर्टी में दोनों को आधा आधा हिस्सा देना पड़ेगा। दोनों से औलाद है? हाँ औलाद भी है। ठीक है। तो दोनों को सही आधा आधा देना पड़ेगा क्या? ठीक है, वकील साहब इसका जवाब देंगे। वकील साहब इन्होंने पूछा है कि अगर फादर का इंतकाल हो गया है, फादर ने अब तक वसीयत की है या विल किया है, तो एज पर विल तो आपको हिस्सा मिलेगा अगर दोनों भाई हैं, वरना हमारे यहाँ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सेक्शन है, उसमें दिए हुए हैं कि मरने के बाद वालिद के किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अगर बहनें हैं तो उनका भी हिस्सा है, भाइयों का हिस्सा है। तो एज पर जो हमारे कुरान में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर विल करके गए हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर फादर की डेथ हो गई है और वसीयत करके गए हैं तो एज पर वसीयत जिसका जो शेयर होता है उनको मिलेगा। ठीक है, इस पे और भी जानना चाहेंगे लेकिन एक कॉलर से जो है बात करेंगे। हेलो जी। सवाल कहूँ साहब? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। वालिद की प्रॉपर्टी के बंटवारे का अनबन हो गई, एक भाई ने दूसरे भाई पे केस कर दिया, इसी बीच में दोनों भाइयों में थोड़े टाइम के बाद जो है सुलेनामा हो गया। ओके। कोर्ट के आगे अगर दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के नक्शे देकर और जो प्रोसीजर होता है सुलेनामे का लिखवाकर वकील साहब को,
लिफाफा जज अदालत में दाखिल कर दिया। अब जज साहब ने जो आदेश दिया सर, तो उसमें ये लिख दिया है कि इस प्रॉपर्टी को तो बेच नहीं सकते जब तक कि इसकी रजिस्ट्री फीस जमा ना कर दें। और एक कोई रेफरेंस दिया राजस्थान के केस का, जज साहब ने जो फैसला दिया है कि इसमें इस हवाले से ये आदेश दिया जाता है कि पहले अपने नाम रजिस्ट्री कराएं, रजिस्ट्री फीस जमा करें, फिर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वो जमीन किनके नाम है? वालिद साहब के नाम है जी, वालिद साहब के नाम वो जमीन है? तो भाई बहनों के हिस्से में चली गई। नहीं, बिल्कुल भाई, दोनों भाइयों का मामला है, लेकिन जमीन किसके नाम है? तो वालिद साहब थी, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है, वालिद का भी इंतकाल हो गया। ठीक है, वकील साहब जवाब देंगे आपका इस चीज का। नहीं, इनका कुछ क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। जी, इन्होंने ये पूछा कि दो भाइयों के जी। दरमियान जो है ज़मीन का डिस्प्यूट है, उसमें मामला ये है जी। कि पहले थोड़ा सा बिगड़ा मामला ज़मीन की हिस्सेदारी के लिए, लेकिन बाद में फिर सुधर गया और अब उनमें से भाई जो है ज़मीन बेचना चाहते हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो जो अच्छा। ज़मीन है वो वालिद साहब के नाम पे है और अब उन दोनों भाइयों में सुलह हो गई, अपना अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। वो क्या करें? नहीं, तो हिस्सा खाते हैं तो उसके लिए वो एप्लीकेशन लगाएं, म्यूटेशन कराएं और उनके नाम जब म्यूटेशन हो जाता है तो वो सेल कर सकते हैं। जी हाँ, तो उनको भी अदालत से भी यही आया कि पहले जो है अपने नाम कीजिए ज़मीन, उसके बाद आपको हाँ, बेचने अपने के नाम हुकूक ट्रांसफर मिलते हैं। कराएं वो अपने अपने नाम से जो। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, जोड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं। सर, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। मुझे जी। कारोबार में कोविड के दौरान बहुत लॉस हुआ था। अब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं उसे बेच सकूं तो अपना लॉस पूरा कर सकूं। ठीक है। अब मैं जिनका डिफॉल्ट हूँ वो रोज मुझे आके तंग करते, कभी पुलिस के जरिए, कभी आर्मी के जरिए, कभी गालियां निकालते। मेरा रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो गया है। ओके। इसमें इस सूरत में जो पुलिस, लोकल पुलिस है, वो इनका भी साथ दे रही है। वो माल खा रही है, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं पा रहा है। मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ। ओके, तो क्या आपने जो है मतलब जो आपको तंग कर रहा है उससे आपने कर्ज लिया था? हाँ, मैंने कल लिया था, लोगों से लिया था। मतलब बिजनेस डिफॉल्ट हो गया, बिजनेस खत्म हो गया था मेरा। ठीक है। वकील साहब, आपने सुना इनका सवाल जो भाई ने बताया? जी, क्या क्वेश्चन था इनका? इन्होंने क्वेश्चन ये करा है कि इन्होंने किसी से कर्ज लिया था, तिजारत किया और तिजारत में लॉस हो गया, वो पैसे चले गए। अब जिनसे लिया जी, था जी। उनकी तरफ से बार बार धमकी मिल रही है और पुलिस में भी इनकी तरफ से ज़्यादा सुनवाई नहीं है, उनकी तरफ से ज़्यादा सुनवाई है। तो अब ये क्या करें? इनके पास क्या रास्ते बचे हैं, ये पूछना चाहते हैं। नहीं, अगर कोई बिजनेस किया था और उसमें अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, रिटर्न था कि नहीं, अब ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। अगर पार्टनरशिप डीड थी और दोनों मिलके बिजनेस कर रहे थे तो उसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा दोनों पार्टनर्स का होगा, सिर्फ एक की इस पे बर्डन नहीं होगा। तो पहले तो ये क्लियर करें कि ये बिजनेस कर रहे थे, रिटर्न था कि ओरल था ये बिजनेस। नहीं, इन्होंने एक कर्ज लिया था, कोई रिटर्न वगैरह मामला जहां तक मेरे समझ में आया कि रिटर्न नहीं था, कर्ज लिया था। अब उनकी अदायगी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अब ये क्या करें? नहीं, कर्ज लिया था और अगर इनके पास मॉनेटरी कुछ परेशानी है तो भाई कर्ज देने वाला अगर माफ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर उसके पास तो रेमेडी है, क्योंकि कर्ज तो कर्ज होता है, उसको तो अदा करना होगा। हाँ, नहीं वो अदायगी है, लेकिन धमकी मिल रही है बार बार, इनका ये मसला है। नहीं, धमकी के लिए तो फिर थाने में आप वो एक रिटर्न दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया तो हम अभी दे नहीं सकते हैं। जो भी कर्ज लिया था उसका कहते कि ठीक है हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, थाने में एक कंप्लेंट दे दें कि ऐसे ऐसे हमने लिया था, एडमिट कर लें, क्योंकि इन्हें भी पता है कर्ज तो इन्होंने लिया है। जी। अगर कोई रिटर्न फॉर्म में भी नहीं था, वो थाने में एक लिख के दे दें कि ऐसे ऐसे वो धमकी दे रहा है मुझे, तो पुलिस अपने हिसाब से जो लेगी ये इंस्टॉलमेंट दे दे कि भाई हम वक्त मांग लें कि हम इतने दिन में अदा करेंगे कर्ज। बिल्कुल, ये सही तरीका भी है कि आपने जो भी कर्ज जी। लिया है आप ईमानदारी से कबूल कर लीजिए और उसके जी, बाद नहीं, कर्ज आप देने वाला अगर अपने खुशी से माफ कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अदरवाइज कर्ज तो कर्ज होता है। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अभी जो कुछ भाई इससे पहले सवाल किए थे, एक भाई ने सवाल किया था कि हिस्सेदारी की बात चल रही थी, मैं उस पर लास्ट में आना चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे सवालात हैं हमारे जहन में। मैं ये पूछ रहा था वकील साहब कि नोटिस का जो है क्या मामला है, कितनी तरह की नोटिस होती हैं? एक तो मैंने कहा कि लीगल नोटिस, और भी नोटिस का क्या मामला है और उसकी जवाबदेही कितनी है?
नहीं, नोटिस तो लीगल ही नोटिस होती है। किसी भी चीज़ में एक नोटिस, मैंने पहले जिक्र किया था कि 138 में जब चेक बाउंस के केसेस होते हैं तो उसमें मैंडेटरी है। हाँ हाँ, कोर्ट की तरफ से भी जो नोटिस आते हैं उसके बगैर आप कंप्लेंट केस फाइल ही नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि वो प्रोविजन में है। जी हाँ, जी हाँ। बाकी आप नोटिस दे भी सकते हैं, बिना नोटिस के भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, ठीक है। वकील साहब, है कि अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रहे हैं तो उसमें कोई जटीसी की नोटिस जाती है, उनको पहले नोटिस देना होता है, इस तरह के प्रोविजन है। अच्छा, ठीक है। वकील साहब, ये जानना चाह रहा था कि अदालत गवाही मांगती है, कोर्ट सबूत देखता है, लेकिन ऐसे शख्स का क्या, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके पास न गवाही है न सबूत है, आखिर उनको इंसाफ कैसे मिले, वो कहाँ जाए और क्या करे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आमिर साहब, लेकिन अदालत सबूतों और गवाहों के ही इस पर डिसीजन भी देती है जी। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गवाह नहीं है तो आपके खिलाफ ही कोर्ट फैसला देगी। कभी कभी अगर आप सच्चे हैं, आपका स्टेटमेंट अगर लगता है कोर्ट को बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि कोर्ट में जब केस आते हैं एविडेंस होता है, दूसरे काउंसिल क्रॉस करती है जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर वो सही लगता है कोर्ट को कि नहीं इन्होंने जवाब सही दिया है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोर्ट सिंगल इसमें भी आपको, अगर आप सोल विटनेस भी हैं, आपके इस पे भी कोर्ट यकीन करके फैसला कर देगी। ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है मतलब जिनके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं होता है, जैसे कि वो अदालत तो जा सकते हैं लेकिन अदालत का या वकील का ख़र्च नहीं उठा सकते, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई रास्ता है जिसके ज़रिए जो है सरकार मदद करे और उस शख्स को जो है इंसाफ मिले? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, DLSA है। उस आप जिसको कैपेसिटी नहीं है वो वहाँ अप्रोच कर सकते हैं कि हम वकील की फीस नहीं दे सकते हैं, तो जो उनके पैनल्स में वकील होते हैं जी, ही हैज़ नॉट टू बेयर एनीथिंग, वो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसे दिल्ली में है या डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट में, हर जगह अथॉरिटी मौजूद है, वो कमेटी है, उनका एक यही काम है, उनके पैनल्स में वकील होते हैं, वो उनको अप्रोच करें, वो इंक्वायरी करते हैं, लगता है कि हाँ इनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की वकील को, तो वो हिसाब से वो वकील प्रोवाइड करती है। ठीक है। एक कॉलर है जो जुड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछें, नाम बताएं। जी, हमारा नाम आसिफ है और हम रहने वाले भुसावल के हैं, जिला जलगांव। ठीक है, पूछिए। तो हमारे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना थी कि तो उसमें हमारे बाजू में जो हमारा पड़ोसी है, मैं माफ़ी चाहता हूं जनाब, ज़रा टीवी से आप दूर होकर के पूछिए क्योंकि मैं भी सुन नहीं पा रहा हूं आपको। एक बार टीवी से दूर होइए या वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, हेलो जी, पूछिए। हाँ, हम बोल रहे थे जो हमारी बाजू का जो पड़ोसी है उसने हमारी 4 फुट जगह ले लिया है ऑलरेडी, उसके घर भी बना दिया, बाजू से उसने खिड़कियां भी खोल दिया हमारे घर तरफ से। अब वो हमको हमारी जगह नहीं दे रहा है, तो उसका कुछ हमको कानून से मदद चाहिए, तो कुछ आपके तरफ से हमें मदद करना है तो उनको बता दीजिए। मतलब आपकी जायदाद थी, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है? 4 फुट, सिर्फ 4 फुट लिया है। क्या बोला आपने? 4 फीट 4 फीट लिया है, 4 फीट जगह लिया है हमारी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। वकील साहब नहीं, ये बता रहे हैं कि इनकी जगह 4 फुट किसी ने इंक्रोच कर ली है। ठीक है, तो उसके लिए वो SDO के यहाँ एप्लीकेशन लगाएं, 145 में है, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है कोई ये है तो वहाँ एप्लीकेशन लगाएं, फिर वो वहाँ से जो कोर्ट डायरेक्शन देगा उस हिसाब से वहाँ जाएगा। अगर कोर्ट पाएगी कि हाँ इनकी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। ठीक है, ये रास्ता है इनके पास। और इसके अलावा जो है दूसरा कोई रास्ता है, जैसे कि अगर आपस में बैठ करके भी चाहें तो हल कर सकते हैं? हाँ, अगर उसने बाउंड्री नहीं की है या बाउंड्री, अब ये इन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं है, लेकिन इनके से लग रहा है कि इंक्रोच कर लिया है और इन्होंने, तो बैठ के भी बात कर सकते हैं, भाई इतनी ज़मीन है
नपाई करवा लें, अमीन होते हैं वो नापते हैं ज़मीन आकर के, मेज़रमेंट करा करके, जिसका जहाँ होता है वो डिमार्केशन लगा दे कि भाई यहाँ मेरी ज़मीन होती है। फिर भी अगर वो हट्टे के लिए तैयार नहीं है तो पुलिस में भी जा सकते हैं, वहाँ कंप्लेन करें। ठीक है उसके नाज़रीन, बाद कोर्ट जाने का सवाल रास्ता जवाब खुला का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। वकील साहब बखूबी, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अज़हर आलम साहब बखूबी आपके तमाम तर सवाल का जवाब दे रहे हैं और आपकी बातें भी हम तक आसानी से पहुंच रही हैं। बस आपको नंबर घुमाना है 1800889215 पे, और दूसरा भी नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वकील साहब से पूछ सकते हैं 9989974324 पर। इसके साथ साथ आपकी जो भी मसाइल हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आप जान सकते हैं। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अज़हर साहब हैं। प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी को खैर मकदम करता हूं। फिर से जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जनाब अज़हर साहब से, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अज़हर आलम साहब से आप अपने सवालात रख सकते हैं, अपने मसाइल आप जान सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, जो प्रोग्राम से पहले, ब्रेक से पहले मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास कॉल आई है, किसी मसले में उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बस ये कॉल आई है, क्वायरी हो रही है, तो क्या वो शख्स कदम क्या उठाए? पुलिस के पास डायरेक्ट जाए या फिर किसी वकील से रब्ता करे, बात करे, क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं, देखिए आमिर साहब, अगर किसी ने, पुलिस ने अगर किसी को बुलाया है तो पहले तो ये पता करना चाहिए कि किस लिए बुलाया है, किस वजह से बुलाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने नाम डाल दिया, इनको हमें पता नहीं है कि किस चीज़ में है, हमारे ऊपर क्या एलिगेशन है, तो नेचर ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि अगर पहले हमें पता ही नहीं है कि किस तरह की नेचर का केस है, उसमें कभी कभी ये होता है कि अप्रहेंशन भी होता है कि अगर हम थाने जाएं और पुलिस हमें अरेस्ट कर ले, तो पहले तो ये है कि किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें, आप पहले पुलिस से कंप्लेन ले कि हाँ भाई, आप हमारे जो फलाने लोग आदमी हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे थाने से कॉल आई थी, तो क्या वजह है, आप हमें कंप्लेन बताएं या उनके बारे में बताएं कि क्या एलिगेशन है, किस लिए आपने कॉल किया था। अगर FIR है तो उसकी कॉपी लें आप थाने से। ठीक है। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन नहीं है तो आप पर्सनली थाने जाके मिल सकते हैं IO से कि क्या हमारे ऊपर एलिगेशन है, वो बताएगा, आप उससे कॉपी लें, उसके बाद जिस तरह का हो उस तरह से आप फिर अपना स्टेप लें आगे। कॉलर हमारे साथ हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो जी, हेलो। मकान की धमकी देता रहता है बार बार कि मैं बेच दूंगा इसे या रहन रख दूंगा। खातून, आपकी आवाज़ हमें सही वक्त पे नहीं आ पाई, एक बार फिर से जो है सवाल करें आप। मेरे फादर इन लॉ ने अपना मकान अपने पोते के नाम कर दिया था। उस समय वो मेरा बेटा जो था 9 साल का था और मेरे पास 2 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं है उस मकान पे? ठीक है वकील साहब, इन्होंने पूछा है कि इनके बेटे के नाम पे जो है दादा ने ज़मीन जायदाद जो भी थी वो नाम कर दिया था, लेकिन उनकी बेटियां भी हैं, उनके नाम पे नहीं हैं। तो मान लीजिए कि अगर बेटे का कब्ज़ा है, वो देना नहीं चाह रहा है, तो कानूनी तौर पे क्या अधिकार है, क्या हुकूक इस तरफ से मिलते हैं? नहीं, कानूनी तौर से तो फिर कोर्ट में जाएं, वो केस फाइल करें, क्योंकि शरीयत के हिसाब से जो भी शेयर बनता है प्रॉपर्टी में उनका भी राइट है, वो अपने हिस्से के लिए लड़ सकती हैं कोर्ट में जाकर के। जी, तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं वकील साहब की, जैसे ये केस है, ये मेरे ख्याल से हर 2, 3, 4, 5 घर में के बाद जो एक केस ऐसे मिलेंगे जिस पे बड़े भाई या छोटे भाई का कब्ज़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो लोक अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर जो है जो नज़दीक में जो इस तरह के मामले का निपटारा करती है, उस कोर्ट का रुख करे वो। जी बेशक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, वहाँ केस फाइल करें। कभी कभी लोक अदालत नहीं है, जैसे कोर्ट में अगर आप
केस फाइल करते हैं तो प्रोविजन आजकल अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात चल रही है और हर कोर्ट में पहले कोर्ट ये कोशिश करती है अगर फैमिली डिस्प्यूट्स है तो आपस में बैठ के समझौता कर लें, इसीलिए मीडिएटर्स बनाए गए हैं। फैमिली हस्बैंड वाइफ का मामला है तो काउंसलर हैं फैमिली कोर्ट्स में, तो कोर्ट रेफर कर देती है। मीडिएटर अगर रिजॉल्व कर देते हैं डिस्प्यूट दोनों का तो कोर्ट वहीं सेटल हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। ठीक है वकील साहब, एक और कॉलर है जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो काउंसलर उसको के पास जाते हैं, वहां अगर दोनों का सेटल हो जाता है तो सो फार सो गुड, अदरवाइज फिर केस दोनों कंटेस्ट करें, क्योंकि फाइल वापस आ जाती है फिर कोर्ट में। ठीक है, तफसीलन बात करेंगे। वकील साहब, एक और कॉलर जुड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नाम बताइए, पूछिए। मेरा नाम है जुनैद सर, मैं बर्नीपुरा से बोल रहा हूँ। जी जुनैद साहब पूछिए। मैं आपसे सारी जानकारी चाहता हूँ। देखिए शरीयत के एतबार से लड़कियों का हिस्सा बराबर है, ये हमारे नबी ने शासन पहले ही मतलब सूरह नूर में बयान किया है। लेकिन जो हमारे मतलब वालिद साहब है वो बेटियों को वो हिस्सा देना चाहते हैं जिसकी कीमत बहुत ही कम है, और अपनी बेटियों को वो हिस्सा देना चाहते जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। ओके, अहमियत के हिसाब से जो चीज़ कम है वो बेटी को मिल रहा है और जिसमें अहमियत ज़्यादा है वो बेटे को मिल रहा है। हाँ सही बात है, जो करोड़ों की वैल्यू है वो बेटे को मिल रहा है, जो लाखों की वैल्यू है वो बेटियों को मिल रहा है। ठीक है वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए प्रॉपर्टी वालिद साहब की है, उनका ऐसा डिस्क्रिप्शन है, वो जिसका चाहे अगर वो वसीयत कर देते हैं उसमें स्पेसिफिक लिख देते हैं कि ये हमारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनकी होगी, बेटी को जाएगी या बेटे को जाएगी, तो फिर वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने रहते हुए अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर लगता है आपको कि उससे आप एग्रीव्ड हैं तो कोर्ट में जाइए, फिर कोर्ट जो फैसला करेगी उस हिसाब से उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। जी वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं जो है अगस्त में वजीफे के लिए अपना अप्लाई की थी। मेरे शौहर का 2016 में इंतकाल हो गया था। उस वक्त हालात बहुत ठीक थे, लेकिन मैं वजीफे के लिए अप्लाई नहीं करी थी। हालात ऐसे बिगड़ने की वजह से, बच्चों का कारोबार थोड़ा स्लो होने की वजह से मैं वजीफे के लिए अप्लाई करी थी। लेकिन जो इंस्पेक्टर ऑफिसर आके गए तो मेरे बच्चों की छोटी सी होटल है, तो वो लोग बोल रहे कि मंडल ऑफिस में जो ऑफिसर है यहाँ पर लंगर हाउस के, वो बोल रहे आपके बच्चों की होटल है, आपको वजीफा नहीं मिल सकता। आपके बच्चों को हम पीएस में बुला के बोलेंगे, आप आपकी वालदा को नहीं देखते क्या? और इन्हें बच्चे तो वालदा देख रहे, मेरे वालदा को अच्छे से देख रहे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हालात कुछ और हो गए हैं। कारोबार बहुत आधे से आधा हो गया है, उनके भी कुछ अखराजात है। अगर वजीफा मिलेगा मेरे को 2000 रुपये तो कुछ काम में आ जाएगा सीएम साहब की तरफ से जो मिलता वजीफा। तो वो बोल रहे कि नहीं, अब बच्चा आपकी होटल रख के आप वजीफे के लिए आ रहे, हम आपके बच्चों को पीएस में बुला के उनको पूछेंगे क्यों आपकी माँ को पैसा नहीं दे रहे आप? अब मैं बोली ऐसी बात नहीं है। तो मैं वहाँ से मेरे फॉर्म पे जो रिजल्ट बोल के लिख दिए, मैं बच्चों को क्यों पीएस में बुलाना बोल के मैं डर के जो है घर वापस आ गई। उसके बाद से तो फिर एक बार भी मैं मंडल ऑफिस नहीं गई। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वकील साहब? आप थोड़ा सा मशवरा दिए तो मेहरबानी होगी बहुत बहुत आपकी। ठीक है खातून, एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके जो खावन हैं वो क्या किसी सरकारी नौकरी में थे? जी नहीं वकील ठीक साहब, है, वो ठीक तो है, ऑटो ठीक है, चलाते सारी चीज़ें क्लियर होगी। वकील साहब जवाब देंगे। जी 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 वकील साहब पाया ये क्या पूछना क्या चाहती हैं? वजीफे की शायद बात कर रही थी। जी हाँ, इन्होंने एक्चुअली एक सवाल ये किया है, इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बताई। पेंशन की बात कर रही है। जी हाँ, पेंशन की बात कर रही हैं। खावंद सरकारी नौकरी में नहीं थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब उनको अच्छा। पेंशन चाहिए। तो पेंशन के लिए जो है क्या क्या सरकार की तरफ से जो है मिलता है? नहीं, मतलब पेंशन के लिए कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया है उसका, अगर वो उसके लिए अप्लाई करती हैं और मंजूर हो जाता है तो शी विल गेट पेंशन। ठीक है, इनका ये मसला था कि पुलिस में ये गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि आपके बच्चों को बुला के हम पूछेंगे
कि आपको आपकी वालिदा को क्यों चाहिए, इस तरह के सवालात, तो ये इसकी वजह से घबरा गई, वापस आ गई। तो अब ये जो है नहीं क्या नहीं, है इसके अगर लिए बच्चे रास्ते? इस काबिल हैं कि वो माँ को अपने साथ नहीं रख रहे हैं या तो वो पूछ सकते हैं। वो तो एक ज़रूरत के हिसाब से ही उनको मिलेगी पेंशन। अगर वो अकेले रहती, क्योंकि बहुत सी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, वृद्धा पेंशन आती है, फिर अगर आपका कोई ये नहीं है, देखने वाला नहीं है, खर्चा उठाने वाला नहीं है, तभी सरकार कुछ क्राइटेरिया है, उसी बेसिस पे आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, माशी तौर पे आप कितने इस्तेहकाम हैं, आपके अंदर माशी जी। तौर पे जो है आप कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, इस बुनियाद पे जी, जो जी। है आपके वजीफ़े को सरकार तय करती है और उस रुख में आप आगे बिल्कुल, बढ़ सकती बिल्कुल। हैं। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर, फिर आप तमाम के सवालात आप वकील साहब की रूबरू रखेंगे, आप सभी के दरमियान हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम वकील साहब में। आज हमारे दरमियान सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अजहर आलम साहब मौजूद हैं, जो बखूबी आपके तमाम तर सवालात के बहुत खूबी जवाब दे रहे हैं। आपके कोई भी क्वायरी हों, सवालात हों, किसी भी आप परेशानी में मुब्तला हों और या आपके कोई रिश्ते में हों जो इन तमाम मुश्किलात से दो चार हों, तो आप बस कॉल करना है, नंबर घुमाना है और वकील साहब से पूछना है। आपके तमाम तर सवालात के जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वकील साहब, ऐसा मैंने ये देखा है अक्सर कि पुलिस से लोग डर जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना ही नहीं चाहते। तो क्या ऐसे किसी मसले में मदद लेने के लिए एक इंसान कोर्ट का रुख कर सकता है डायरेक्ट? जी बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं ले रही है, आप थाना नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप रिटन कंप्लेन भी एसपी डीसीपी को भेज सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि डायरेक्ट आप 156(3) में प्रोविज़न है कि आप कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहे तो डायरेक्शन के लिए कोर्ट को आप लिख सकते हैं कि हमने ये कंप्लेंट दी है ऑनलाइन। आजकल तो बहुत आसान है कि अगर आप थाना नहीं जा पाते तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन ही जो है अपने तमाम मसाइल जो है आप रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। इस वजह से जो है जो अभी और आजकल कोई भी इंसिडेंट होता है तो 100 नंबर तो हमारे पास है ही, कोई 100 नंबर पे फ़ोन करके आप बता सकते हैं पुलिस को, पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी जहाँ कोई भी इंसिडेंट हुआ है। ठीक है वकील साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि वो शख्स जो किसी मसले में जो है पड़ गया हो या फिर गलती उसी की हो, ज़ेर हिरासत हो, कैद में हो, गिरफ़्तार हो चुका हो, ऐसे में उसके माँ बाप, रिश्तेदार क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो रास्ता यही है कि अगर अरेस्ट हो गया है किसी केस में, तो आपके पास ये तरीका है कि आप उसके लिए बेल फाइल करें कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं जहां केस उनका रजिस्टर, जहां कोर्ट पेंडिंग है। वो कोर्ट अगर रिलीफ नहीं देती आपको तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएं। नीचे से भी अगर नहीं होता तो हाई कोर्ट जाएं। जी हाई कोर्ट से है, फिर अगर हाई कोर्ट भी नहीं देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक आपका रास्ता खुला है बेल के लिए। बिल्कुल, तो ज़मानत के लिए जो है अप्रोच कर सकता है एक ख़ानदान। बिल्कुल। वकील साहब, एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल हमीद शाह, मैं बारामूला कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए। सर जी, मैं डेप्यूटेशन पर काम कर रहा था, शोर आ रहा आपकी मोबाइल पर। मेरे ख्याल से अगर आप टीवी के पास में हैं तो दूर हो जाइए, पूछिए, आप आवाज़ आ रही है आपकी। मैंने टीवी आवाज बंद किया है। जी पूछिए। मैं डेप्यूटेशन पर काम कर रहा था पिछले 15 सालों से जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तहसीलदार ने मेरी तनख्वाह बंद की जनवरी 2022 से। कह रहा आपकी रिटायरमेंट एज है 58 ईयर्स। हेलो सर जी पूछिए। तो कोई रिटायरमेंट नोटिस मुझे नहीं मिली है, तो अब मैं क्या करूं इसके लिए? रेलवे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे? रेवेन्यू ओके, रेवेन्यू में, सॉरी, डेप्यूटेशन पर सर। जी। तो
मैं एक PSU का सरप्लस एम्प्लॉय था, तो वो कह रहा है आपकी रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स है, तो उसने मेरी तनख्वाह बंद रखी है सर। जी वकील साहब, जी ये क्या पूछ रहे हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे और इनका जो है PF वगैरह का मसला रुका हुआ है। नहीं, PF का रुक रहा है तो वो आप अपने डिपार्टमेंट से कनेक्ट वो जा सकते हैं और लिख करके दे सकते हैं कि क्या वजह है, तो वो बताएंगे कि क्यों रोके हुए हैं। उसके लिए कोर्ट जाएं आप अगर। ठीक है। इस तरह की जो भी मसाइल आते हैं ख़ास तौर पे जॉब से रिलेटेड या फिर जो है दूसरे जो मसाइल हैं उसके बारे में भी हम तफसील से जानेंगे। अगले कॉलर से बात करेंगे। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा केस था सेक्शन 13 का और सेक्शन 9 का, दोनों फाइल कंसल्टेड थी। जब उस समय डिसीजन हुआ तो हमारे सेक्शन 13 में तो डिसीजन दिया गया है सर, सेक्शन 9 में कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया, तो ऐसा क्यों किया? वकील साहब, आप तक सवाल आई? नहीं, सेक्शन 13 क्या डिसोल्यूशन म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स के लिए किया था आपने? नहीं सर, मेरे हस्बैंड ने सेक्शन 13 डाला था और मैंने सेक्शन 9 डाला था। सेक्शन 9 इंस्टीट्यूशन डाला था ना आपने? जी जी जी। नहीं तो क्या बता रही है, क्या कोर्ट ने डिसाइड किया? सर सेक्शन 13 को तो उन्होंने अलाउ कर दिया, जो डिसीजन होता है तो वो दोनों में ही होता। सेक्शन 9 को खारिज किया जाता और सेक्शन 13 अलाउ किया जाता, पर उन्होंने सेक्शन 9 को खारिज नहीं किया। सेक्शन 13 आपको अगर लगता है कि जज साहब ने गलत फैसला दिया है तो उसके लिए आप ऊपर जाइए, अपील का प्रोविजन है, आप उस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए। जी सर, आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। जी नहीं वकील साहब, यहाँ पे अगर जो है उस पर कोई फैसला नहीं आया है, खारिज भी नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या करें? जी मान लीजिए कि कोर्ट ने अभी जो है जज साहब ने कोई फैसला नहीं सुनाया है और वो जो है खारिज भी नहीं हुई है, नहीं तो फिर तो आपको फैसले का तो इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार जब तक करना आप ऑर्डर पड़ेगा। कैसे आपको पता है कि आपके फेवर में ऑर्डर हुआ है या आपके अगेंस्ट में बिल्कुल हुआ बिल्कुल, क्योंकि अगर अगेंस्ट में होता है तो जाहिर है कि आपके पास बहुत सारे, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि आप आगे जाइए, फैसले के खिलाफ जो है आप दायर करिए, अपील दायर करिए और आपको कोर्ट सुनेगा आपकी बात। जी जी ठीक है। वकील साहब, हम कॉलर की तरफ रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बसा औक़ात ऐसा होता है घरेलू मसाइल में बहुत सारी चीज़ें ज़हनी तौर पे जो है लोग परेशान हो जाते हैं या फिर जिस्मानी तौर पे लोग अजियत देते हैं। उससे जो है अगर किसी, मान लीजिए खातून है, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको उस ज़हनी और जिस्मानी अजियत से निकलना हो तो उसके पास जो है क्या रास्ते बचते हैं? देखिए आमिर साहब, खातून के लिए तो आजकल बहुत प्रोविजन है। हमारे IPC में 498 क्रुएल्टी तो पहले से ही है। उसके बाद खातून के लिए ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस हुआ कि कोई भी अगर उसको किसी तरह से फिजिकल, मेंटल, मॉनेटरी और तरह से परेशानी होती है तो वो केस फाइल कर सकती है। फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में जाएं। स्पेशल आजकल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप केस फाइल कीजिए, कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपके खिलाफ ज्यादती हुई है, आपके हस्बैंड ने की है या उसके घर वालों ने की है, लेकिन हाँ आपको ये सोचना, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप था। ऐसा ना हो कि आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, आपने ससुर को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, ननद को भी इन्वॉल्व कर लिया, देवर को भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी शो करना है। बिल्कुल। और वकील साहब, इसके जस्ट उल्टा भी होता है। बसा औक़ात जो है लड़के को जानबूझ के शामिल कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। बिल्कुल। क्या कहना देखिए आमिर साहब, हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसा है कि चाहे जज हो चाहे हम हो, लोग ये समझते हैं कि गलती मर्द की होगी, कभी, हालांकि ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत से कोर्ट्स ने हस्बैंड के फेवर में भी जजमेंट्स दिए हैं कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ वाइफ ने टॉर्चर किया है तो वो कहते हैं कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, दिया है रिसेंटली कि भाई उन्होंने कहा कि हाँ ये लगता है कि हाइट, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अगर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ
वो भी मेंटल क्रुएल्टी है। अगर नंबर ऑफ केसेस फाइल कर रही है, झूठे केसेस फाइल कर रही है और हस्बैंड मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो इट्स ए गुड ग्राउंड फॉर डाइवर्स। वो इस ग्राउंड पे भी डाइवर्स ले सकता है। ठीक है, एक कॉलर जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पहले उनका सवाल लेंगे, उसके बाद हम अपनी बातों में आगे बढ़ेंगे। हेलो 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 जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं महाराष्ट्र। जी पूछिए जनाब। जी हमारा एक रिविजन पेशेंट डाला है। रिविजन पेशेंट हमारा चल रहा है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के कोर्ट में। जी जी वहाँ जॉइंट फाइनेंशियल कमिश्नर, वो उसका एक कोर्ट होता है, वहाँ उसने वो जो लास्ट हियरिंग उसकी हुई है वो जुलाई 2021 में हुई है, लेकिन तब से वो डिसीजन उसका नहीं दे रहा है। हम जाते हैं, रोज उसके पास जाते हैं, वो एक बहाना दूसरा बहाना करके वो हमको टाल देता है, वो फैसला नहीं सुनाता है उसमें। हम क्या करेंगे उसके बारे में? ये टालता कौन है? जो ये टालता है जॉइंट फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, जो यहाँ श्रीनगर में बैठता है फाइनेंशियल कमिश्नर के ऑफिस में। ठीक है, वकील साहब जवाब दें। एक बहाना बनाता, दूसरा दिन वो केस का फैसला नहीं सुनाता है। ठीक है, जबकि उसकी लास्ट हियरिंग जुलाई 2021 में हुई है। वकील साहब, भाई ने पूछा जुलाई काफी टाइम में से आपकी परेशान। सुनवाई हो गई है और वो फैसला नहीं सुना रहे हैं, आपका ये कहने का मतलब है? ठीक है, उनकी कॉल कट गई। उनका ये कहना है कि काफ़ी टाइम से जो है ये वहाँ रखे हुए हैं, मसला आगे बढ़ भी नहीं रहा है, फैसला भी नहीं सुनाया जा रहा है, ये भाग दौड़ इनकी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में क्या करें? नहीं, ऐसे में वो कर सकते हैं कि आप उनको देखना होगा कि उसके ऊपर कोई ऑफिसर है कि नहीं है, तो उनके यहाँ वो एप्लीकेशन लगाए, या जो अगर हाई कोर्ट है वहाँ तो वहाँ पिटीशन लगाए कि हमारा ये मैटर पेंडिंग है। पहले तो अपने डिपार्टमेंट में देखें, अगर कोई उससे हायर अथॉरिटी है तो वहाँ वो मूव करें कि हमारा केस इतने दिन से पेंडिंग है, तो फिर वो कोर्ट डायरेक्शन देगी कि डिस्पोज ऑफ करें वो। बिल्कुल, वकील साहब जो कह रहे हैं कि आप उस शख्स की तरफ से अगर सुनवाई नहीं हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर जो आला दर्जे के अधिकारी हैं, अफसरान हैं, उनसे मिलिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है कि आपको अगर कोर्ट जाएंगे तब भी जो है शायद ये पूछा जाएगा कि आपने जो है दूसरे जो आला अधिकारी हैं उनसे क्यों नहीं पहले अपने रब्ता डिपार्टमेंट से रब्ता करें। जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, आपके सवाल जवाब चलते रहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो है रुकेंगे, फिर होंगे हाजिर आप सभी के दरमियान। इस्तकबाल है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम वकील साहब में। वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब अजहर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो आपके तमाम तर सवालात और क्वेरी के जो है बहुत खूबी जवाब दे रहे हैं। अजहर साहब, ये पूछना चाह रहा था मैं ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि केस किसी एक का है, उसमें रिश्तेदार, भाई बहन, बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, वो आस पड़ोस में जो ज़िमनी तौर पे सबको फंसा दिया जाता है। कभी ऐसा हकीकत भी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लपेट लिया जाता है। ऐसे में जो है क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसे में तो अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो वो खुद कोर्ट ही देखेगी। ओके। जिन लोगों का नाम है वो जाके अपना बारे में बताएं कोर्ट को कि भाई हमारा ये रिश्ता, या हम ये, जैसे जनरली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी देखा जाता है कि दूर के रिश्तेदार जो शादी लगाते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, उनका भी नाम आ जाता है जी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेस्टिक केसेस में ये देखना है कि भाई कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किनका रोल क्या रहा है। ऐसा ना हो कि कोई दूर के लोग हैं रिश्तेदार जिसने शादी लगाई, जो रहना रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, सास ससुर भी नहीं रह रहे हैं, कोई अलग घर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं और उनका भी नाम है, तो ये कोर्ट देखेगी। उसी हिसाब से कोर्ट को अगर लगेगा तो उनका नाम डिलीट कर सकती है ऑर्डर लिखा के, और नोटिस सिर्फ उन्हीं को ऊपर जाए कि जिनके खिलाफ केस बनता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो शख्स परेशान हुआ हो काफ़ी ज़्यादा, तो बाद में 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो भी है उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया हो और उसे जो है उस मामले में फंसाया नहीं हो, कि मतलब कोर्ट ने साफ कर दिया हो कि सच क्या है, तो ऐसे में जो शख्स परेशान हुआ है, हालांकि वो गुनहगार नहीं था, तो क्या वो डिफेमेशन का केस कर सकता है? नहीं, डिफेमेशन वो कंपनसेशन के लिए बिल्कुल क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, और प्रोविजन भी है कि अगर फॉल्स केस उसके ऊपर हुए हैं तो
देयर इज ए प्रोविजन इन आईपीसी कि उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है जी। जिस अथॉरिटी ने या जिस पुलिस वाले ने या जिन लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज की है तो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ठीक है, हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। और उनके के लिए कमीशन का भी प्रोविजन है कि वो कमीशन के लिए क्लेम कर सकता है कि हम इतने साल हम इनोसेंट थे, उनको अगर कोर्ट ने बरी किया है बाइज्जत तो अपने लिए वो लड़ सकता है, क्लेम ले सकता है लड़के सरकार से। बिल्कुल। इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर। जी पूछिए। अरे लड़की का हमारा केस चल रहा है, 3-4 साल हो गए, 5 साल जी। और उसके शादी से अब उसने शादी कर ली, हमने भी लड़की की शादी कर दी, अब वो उसके बैलेंस रहे वो नहीं दे रहा, कोर्ट में दे ही ना रहा, बातें बता देता नहीं है, वकील साहब कहते नहीं। आप मतलब उन दोनों का तलाक हो चुका है? हाँ तलाक भी हो गई, उसने पहले शादी कर ली थी, अब लड़की की हमने अभी शादी करी है 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल का बैलेंस चाहिए। जो बकाया जात है, पैसे हैं, वो आपकी लड़की को मिल नहीं रहा है? हाँ नहीं, बस दे ही ना रहा वो। ठीक है, वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैंने इनका क्वेश्चन समझा नहीं। दोनों ने तो शादी अलग अलग कर ली, इन्होंने अपनी लड़की की कर दी, वो उसने भी शादी कर ली, क्या नहीं दे रहा है? जो लड़की के बकाया जात थे, पैसे थे उस लड़के के ऊपर, साबिका शौहर के ऊपर, अच्छा। वो पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, जायदाद नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वो क्या करे? उसके लिए कोर्ट जाए, वो केस फाइल करें। ठीक है, मतलब केस फाइल करें, अगर प्रॉपर्टी इनके नाम से थी तो इनको मिलेगी। ओके, और अगर पैसे वैसे हों जो जिसकी कहीं पे लिखित रूप में नहीं हो तो फिर तो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो डिनाई कर दिया तो फिर तो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इनके बैंक अकाउंट में वो पैसे हैं और उसके पास हैं तब वो शो कर सकती हैं डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनके फेवर में है तो जैसा कोर्ट को लगेगा कि देना चाहिए, शी इज इंटाइटल्ड फॉर, तो वो मिलेगा उनको। बिल्कुल। वकील साहब, अपने मुल्क की एक तल्ख हकीकत भी है और कहीं ना कहीं हमारे समाज की ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लड़कियों को, जैसे अभी कुछ देर पहले एक बहन ने सवाल किया था, लड़कियों को, बेटियों को बाप की मीरास में या तो वालिद साहब के रहते हुए हक़ नहीं मिल पाया या बाद में उनके गुज़रने के बाद जो है उनको हक़ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अगर वो मुस्लिम हैं तो वो क्या करे? नॉन मुस्लिम है, यानी कि जो भी हमारे दूसरे जो है मज़ाहिब के लोग हैं, वो क्या करें? तो इनके पास क्या क्या रास्ते बचते हैं अपने हक़ की वसूली के लिए? नहीं, दोनों में भाई, हमारे यहाँ तो इस्लाम में वाजे कर दिया है कि प्रॉपर्टी में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा है, भाइयों का भी हिस्सा है, जो शेयरर हैं उसके हिसाब से आप उनको दीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट आ गए हैं, उसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये अभी रिसेंट जजमेंट भी आए हैं, फिर एक्ट में भी अमेंडमेंट करके काफ़ी दिया है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। इसलिए एज़ पर जिनका जो हक बनता है वो अपने लिए लड़ सकती हैं, केस कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं। हालांकि मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो मेरे जहन में था कि मैं आज बात करूंगा आपसे साइबर क्राइम के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आपकी खिदमत या आप खिदमत दें आवाम के लिए तो ज़रूर जो है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो भी आपने मसाइल बताए, जो भी आपने मसाइल हल रखे, मैं चाहता हूं कि एक 20 सेकंड के अंदर कुछ जो मशवरे आप देना चाहते हैं आवाम को, क्या देना चाहेंगे? नहीं आमिर साहब, आपने अभी साइबर क्राइम की बात की, तो मैं ये बता दूं कि साइबर क्राइम आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और आए दिन ये देखने को मिलता है कि लोगों के अकाउंट से पैसे हैक हो गए हैं, पैसे गायब हो गए हैं और करने वाला भी आज कितना शातिर हो गया है कि पता नहीं चल पाता। और इसके शिकार ज़्यादा बुज़ुर्ग अबव 50 के लोग हो रहे हैं, औरतें होती हैं। तो इसीलिए साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर सेल्स बनाए गए हैं, अब बाज़ाब्ता साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, स्पेशली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। दिल्ली में की मैं बात करता हूं कि दिल्ली में साइबर बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट वाइज पुलिस के स्टेशंस भी दिए हैं कि कहां कौन से लोग साइबर के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अजहर आलम साहब। आपने जो भी बातें बताई यकीनन जो है हम इस पे और भी बातें करने की कोशिश करेंगे जब भी जो है इस तरह के प्रोग्राम, और आवाम के जितने भी सवाल हैं यकीनन हम सभी के जो है मतलब जवाब नहीं दे पाए। हम कोशिश करेंगे उन तमाम तर सवालात को लेने की, और भी जो भी सवालात आए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, आपसे इस्तेफ़ादा करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। सो फिर मुलाकात होगी तो आप सभी के सवालात वकील साहब देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदाब।